नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि भारत, जहां इतनी सारी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं, वो एक होकर कैसे रहता है। ये एक पहेली जैसा है ना? और इसका जवाब छिपा है भारत के सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को देखने के अपने खास नजरिए में। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, हमारी ये पूरी बातचीत एक बहुत ही गहरी रिसर्च पर आधारित है, जो भारत के संविधान की आत्मा को समझने की कोशिश करती है। तो जो भी हम आगे बात करेंगे, वो इसी विश्लेषण पर आधारित होगा। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले भारत की एकता वाली पहेली को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये सेक्युलरिज्म आखिर है क्या। इसके बाद देखेंगे कि भारत का मॉडल दुनिया से अलग कैसे है और हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। और हाँ, आखिर में हम इसके महत्व, इसकी आलोचनाओं और आगे के रास्ते पर भी बात करेंगे। महात्मा गांधी की ये बात कितनी गहरी है, ये हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ कोई राजनीतिक आइडिया नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता की, हमारे वजूद की असली पहचान और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। तो चलिए अपनी पड़ताल के बिल्कुल सेंटर में आते हैं। सोचिए, भारत जहां इतनी सारी भाषाएं, धर्म और जातियां एक साथ रहती हैं, आखिर वो कौन सी गोंद है, कौन सा सिद्धांत है जो इस देश को एक राष्ट्र के तौर पर जोड़े रखता है? यही वो सवाल है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। भाई, ये होता कैसे है? इसका जवाब, जैसा कि हम आगे देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता की एक बहुत ही खास भारतीय समझ में छिपा है। अच्छा, भारत के मॉडल को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सेक्युलरिज्म शब्द आखिर आया कहाँ से। इसकी कहानी असल में वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू होती है। पश्चिम में सेक्युलरिज्म का जन्म शांति की तलाश में हुआ था। देखिए, यूरोप में धर्म के नाम पर सदियों तक भयानक लड़ाइयां हुईं। इन युद्धों से तंग आकर लोगों को लगा कि भाई, शांति के लिए धर्म और राजनीति को अलग रखना ही सबसे अच्छा रास्ता है। बस यहीं से धीरे धीरे धर्म एक निजी मामला बनता चला गया। तो मोटे तौर पर सेक्युलरिज्म के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, सरकार और धर्म दोनों अपने अपने दायरे में रहेंगे, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। दूसरा, हर इंसान को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होगी। और तीसरा, कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। और यही कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। भारत ने पश्चिम के इस मॉडल को कॉपी पेस्ट नहीं किया। नहीं, उसने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक बिल्कुल नया, एक अलग रास्ता बनाया। तो सवाल उठता है कि भारत का तरीका अलग क्यों है और कैसे? इसका जवाब इस बात में है कि भारत में धर्म लोगों की रग रग में बसा है। तो यहाँ एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो हमारी इस सच्चाई के साथ चल सके, उसे नकार न दे। ये टेबल दोनों मॉडल्स का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जहां वेस्टर्न मॉडल धर्म और सरकार के बीच एक दीवार खड़ी करता है, वहीं हमारा भारतीय मॉडल सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। मतलब सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान। और इसका एक मतलब ये भी है कि भारत में सरकार चुपचाप नहीं बैठती। अगर समाज में बराबरी लाने के लिए या किसी कुरीति को खत्म करने के लिए जरूरत पड़े, तो वो धर्म के मामलों में दखल भी दे सकती है, जैसे छुआछूत को खत्म करने के लिए कानून बनाना। भारत के इस खास अप्रोच को सैद्धांतिक दूरी या प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं। ये एक बड़ा ही अनोखा आइडिया है। मतलब सरकार किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी, लेकिन वो मूक दर्शक भी नहीं रहेगी। वो एक फेयर रेफरी की तरह काम करेगी, ताकि सभी धर्मों के लोग शांति और बराबरी के साथ रह सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो आइडिया है, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे कानून की, हमारे संविधान की नींव का हिस्सा है। इस बातचीत से कानूनी बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं। यहाँ विनी एक बहुत ही आम सवाल पूछ रही है, जो हम में से कई लोगों के मन में आता है कि आखिर संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ने का मतलब क्या था। और विनय का जवाब बहुत जरूरी है। वो ये साफ करता है कि भले ही ये शब्द 1976 में जोड़ा गया, लेकिन सेक्युलरिज्म की भावना, उसका जो असली मतलब है, वो तो हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा रहा है। ये तो बस उस भावना को एक नाम देना था। और ये भावना हमारे संविधान के इन आर्टिकल्स में साफ झलकती है। आर्टिकल 14 और 15 कानून के सामने बराबरी की बात करते हैं। आर्टिकल्स 25 से 28 तक सबको अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देते हैं। वहीं आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाते हैं। अब जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। तो अब हम भारतीय सेक्युलरिज्म के महत्व
और इसकी जो आलोचनाएं होती हैं उन दोनों पर एक नज़र डालेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। इसका महत्व तो बहुत गहरा है। ये सिर्फ देश को ही नहीं जोड़ता, बल्कि हर एक नागरिक के अधिकार और सम्मान की रक्षा भी करता है। ये एक ऐसा समाज बनाने में मदद करता है जहां सरकार किसी एक धर्म की तरफ न झुके, और जब शांति होगी तभी तो देश आर्थिक तरक्की करेगा। वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी कोई एक साफ परिभाषा नहीं है जिसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक राजनीति को पूरी तरह रोक नहीं पाया है, और कभी-कभी इस पर धार्मिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने का भी आरोप लगता है। तो फिर इन चुनौतियों से निपटने का रास्ता क्या है? जवाब है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। भारत के सेक्युलर ताने बाने को मजबूत रखना सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का काम है। इसमें हमारे संस्थानों का रोल बहुत बड़ा है। न्यायपालिका यानी जुडिशरी को संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, और विधायिका यानी हमारी संसद की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कानून बनाए जो हमारे सेक्युलर मूल्यों को और भी मजबूत करें। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और हम सबकी यानी समाज की है। सरकार को ये पक्का करना होगा कि वो धर्म और राजनीति को अलग रखे, और हम सबको धर्म को एक निजी मामला मानना होगा। हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। और आखिर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ये शब्द हमें एक बहुत खूबसूरत नजरिया देते हैं। भारत की असली ताकत एक जैसा होने में नहीं, बल्कि अपनी अलग अलग पहचानों के साथ एक होकर जीने में है। सेक्युलरिज्म सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि इस जीवित एकता को सच बनाने का एक जरिया है, और शायद यही विचार हमें भविष्य का सही रास्ता दिखाता है।